मेरी आवाज आ रही है? Can you hear me? Can you hear me? मेरी आवाज आ रही है? अरे जल्दी से बोलो, आवाज आ रही है या मैं कुछ चेक करना है? यस सर, यस सर। तो फिर कैमरा ऑन करो ना, उसी से मुझे पता चलता है ना तुम्हारी सब कुछ ठीक है, ये चल रहा है, सारा फंक्शनल है और तुम्हारी अटेंडेंस भी होती है। कैमराज ऑन। इन्होंने अपने किसी छोटे भाई को तो नहीं दिया होता ये फोन, इसको ऑन करना जब ये होगा, फिर कहीं घूमने चले गए बाकी। कैमरा ऑन। मैंने देखा कोई वीडियो आया था उसमें ये था। कैमरा ऑन। रोल नंबर 13, रोल नंबर 9, रोल नंबर 3, रोल नंबर 20। सभी कैमरा ऑन करो। रोल नंबर 20। चलो, अच्छा मैं क्या कह रहा था, मैं दिखाना चाहता था कि चूंकि अंडर a certain topology एक कॉम्पैक्ट है, so it must have extreme points। ये जो BC0 है, अगर C0 डुअल है, अगर C0 डुअल है, if C0 is equal to some dual space, then मैं कह रहा हूं ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो then BC0 जो है has some extreme points by Krein-Milman theorem, because it's a compact set under weak star topology, then this thing जो है ये phi नहीं होगा। मैं ये दिखाऊंगा ये phi है, तो उसके लिए मैंने बोला कि अगर कोई भी एलिमेंट जो होगा px², you can write it as a convex combination of other vectors inside C. That means this cannot be an extreme point of this set, यानी it has no extreme points inside it। तो उसके लिए मैंने क्या लिया था, मैंने लिया था इस तरह से सीक्वेंस x1, x2, इस तरह से xn तक हम जा रहे हैं, xn0 है, उसके बाद xn0+1, राइट। मैंने एक सीक्वेंस ये ली। दूसरी मैंने सीक्वेंस ली ये y1, y2, मेरे हिसाब से मैंने जो इस तरह से वो डिफाइन किया, मुझे फिर से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, यानी मैंने यहाँ तक यही रखा x1, x2, so on and so forth, xn0, फिर मैंने लिखा एक्चुअली xn0+1, was it माइनस, और माइनस मैंने किसका रखा था, y का प्लस, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह से। इसी तरह से xn0+2 +1/2 raised to power n0+2, मतलब कुछ इस तरह से। इसी तरह से मैंने z इसी की मदद से एक और सीक्वेंस डिफाइन की, x1, x2 ऐसे ही रहेगा, xn0 तक सब सेम है, फिर xn0+1 -1/2 n0+1, इसी तरह से यहाँ माइनस लगेगा। तो फिर हम आराम से देख सकते हैं कि then x is actually equal to 1/2 into y plus z। तुम जरा इनको पॉइंट वाइज ऐड करो, तो that's easy to, क्योंकि मतलब that's straightforward, x is equal to 1/2 y plus z, it's a convex combination of these things। and furthermore ये n0 मैंने ऐसे चूज किया है कि xn जो है it is less than equal to, strictly less than 1/2 for all n greater than n, यानी ये सारे जो नंबर्स हैं वो लेस देन इक्वल टू 1/2 है, ठीक है। सो इट सफाइसेस, मतलब हमें अगर मैंने दिखा दिया y एंड z भी इसी में बिलोंग करते हैं इस सेट में, तो इसका मतलब x जो आर्बिट्ररी पॉइंट था इसका एक्सट्रीम पॉइंट नहीं हो सकता, बिकॉज इट कैन बी रिटन एज अ प्रॉपर कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेम सेट। सो तो मुझे दिखाना है y जो है क्लियरली, अगर मुझे दिखाना है y C0 में है, तो ऑफ कोर्स लिमिट yn approaches infinity would be equal to limit n approaches infinity xn, चलो मैं अगर लिख भी दूं
+1/2, मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ कि n+1, जब ना n बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये इस तरह का बन जाता है. So of course this would be limit n approaches infinity xn, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये भी 0 हो जाएगा because xn जो है x belongs to C0. So इसका मतलब क्या हुआ, इसी तरह से clearly and limit n approaches infinity zn जो है, zn का मतलब ये है मेरा z1 z2, मतलब मैंने यहाँ थोड़ा खोल के लिखा कि हमने इसको डिफाइन कैसे किया, with the help of x is also equal to 0. दूसरा इनका जो सुप्रीमम नॉर्म है, and supremum yn n greater than नहीं supremum, मुझे दिखाना ये बाउंडेड सीक्वेंस, मतलब ये तो है कन्वर्जेंट सीक्वेंस, लेकिन मुझे दिखाना ये इसके इनसाइड है, इसका नॉर्म लेस देन इक्वल टू 1, n ग्रेटर देन इक्वल टू yn जो होगा, मैं ढूंढ रहा हूँ सुप्रीमम ऑफ दिस सेट, supremum of this set. This would be supremum n greater than equal to 1. देखो यहां पर जो है ना सुप्रीमम इसका, क्योंकि ये जो है this onwards this is less than, इसका मॉडुलस यहाँ, इसका मॉडुलस है less than 1/2 plus 1/2 raised to power n, जो भी इंडेक्स है. So this is equal to supremum of, I should write it like this. Should I write it like this? xn and supremum. ये थोड़ा लिखना जरा मुश्किल है, बट समझना इजी है. मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक जो है इसका सुप्रीमम है, इससे मतलब यहाँ पर एक चीज है, सीधे में लिख देता हूँ, since norm of xn plus 1/2 raised to power n, या ऐसे में लिखता हूँ, ये गड़बड़ हो रही. I have to check only these. Now since supremum yn n greater than equal to, या सीधे लिख देता हूँ ये मैं, yn जो है is equal to norm of xn plus 1/2 raised to power n for all n bigger than equal to n naught, which is less than 1/2 plus 1/2 raised to power n for all n greater than equal to n naught, which is strictly less than 1. You can check. It is 1/2 plus 1/4, 1/2 plus 1/6, so it would be strictly less than 1. And similarly, norm of modulus of zn जो है, it is less than, again the same thing, for all n greater than equal to n. So therefore, modulus of yn is equal to the same as xn if n is less than equal to 1. Sorry, n is less than equal to n naught, and this is less than 1 if n is greater than n naught. So therefore, and similarly for Zn, this is equal to xn if n is less than equal to n naught, and this is less than 1 if n is greater than n naught. Therefore what? Therefore supremum, and since supremum n greater than equal to 1, xn जो है वो less than equal to 1 है, because x जो है, the sequence x1 x2, this belongs to b sub 0, b sub c0. It implies that norm of, या इस तरह से ले लो, supremum, it's a bounded sequence, यानी supremum of yn n greater than equal to 1 is less than equal to 1, क्योंकि ये तो है ही less than 1, ये भी less than equal to 1 है. Same here, and supremum n greater than equal to 1
Z है, इसको बहुत लंबा चौड़ा मैंने कर दिया, इतना नहीं करना था. So which implies that of course जो YZ है belongs to BC0, क्योंकि इनका norm जो है वो less than equal to 1 है subnorm, and hence BC0 does not have any extreme points, and hence and therefore या जो भी तुम लिखो, C0 cannot be a dual space. मैंने बोला डिक्शनरी से भी आ जाता है, लेकिन इट्स आल्सो ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्राइम थ्योरम. अब हम बात करेंगे एक्चुअली जो हमारा लास्ट बड़ा थ्योरम है. इट्स काफी बड़ा एक्चुअली, इस पे काफी सारा कुछ कर सकते हैं हम. बानाक स्टोन थ्योरम. मैं इसकी स्टेटमेंट थोड़ा लंबी चौड़ी है, वो मैं अभी छोड़ देता हूँ क्योंकि हमें थोड़ा इसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. बट essentially what it says about, it says if you have Cx, चलो मैं पहले बताता हूँ what Cx. तो usually our x is, in this case, in any case, ये Banach-Stone theorem की statement नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ मैं हटा देता हूँ. So if I take x as a compact Hausdorff space, तो वो हम लेंगे. Actually इनमें से बहुत सारी चीजें जो है, it's also true for locally compact spaces. So but for our जो हम करने वाले हैं Banach-Stone theorem, उसमें या जो हम आगे करने वाले हैं, जो भी हम प्रूव करेंगे, that's about X has to be a compact Hausdorff space. And you know what's a compact space? Every cover can be reduced to a finite subcover. Hausdorff means you can separate any two distinct points by means of open sets inside X. So by that I mean X जो है is a topological space. ये मैं जरा topological space. But इस पर मैं define कर सकता हूँ Cx. Cx means all scalar valued functions from X to K, or K could be either real numbers or complex numbers, such that F is continuous. F is continuous. Okay, इस पे बहुत कुछ कहा जा सकता है. So, but then this becomes a normal linear space because sum of two continuous functions जो है वो again a continuous functions है. जो scalar multiple of a continuous function would be again a continuous function. So indeed जो है Cx is a vector space. और इस पे मैं एक norm भी define कर सकता हूँ because ये continuous है और x compact है. तो इसका मतलब fx जो है, ये जो range होगा, it would be some interval या some disk. It would be a compact subset because continuous image of a compact set is compact. So it would be a compact subset of K. So in case K is real number, so it would be an interval. In case it is complex number, it would be some disk. इसकी जो range होगी. So in any case, fx जो है, इसकी जो range होगी वो bounded होगी. Because it is compact, so compact sets in K are precisely closed and bounded sets in the field. I mean in real numbers or in complex numbers. So I can define the norm of f to be since this set is bounded, f of x, for all x belonging to x, I take its supreme. So it's easy to check. Yeah, why don't you do it? Home assignment. Cx is a Banach space. Okay, so Cx के बारे में भी बहुत बातें कर सकते हैं. अब देखो दो चीजें हैं. अब यहाँ पे दो चीजें हैं. Cx जो है वो एक normed linear space है.
ठीक है ना। X जो है वो एक खुद एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है। अब नॉर्मल लीनियर स्पेस है तो ये एक मेट्रिक स्पेस है, ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। सो द पॉइंट इज, ब्रॉड पॉइंट इज, X की टोपोलॉजी का CX की टोपोलॉजी पे क्या असर है, मतलब हाउ आर दे टू कनेक्टेड, और उसका एक जो है कनेक्शन हमें बानाक-स्टोन थ्योरम बताता है। सो हमारा जो CX है, X is already a compact Hausdorff topological space, of course. Hausdorff का मतलब ही ये वही है। और CX जो है, it's a vector space, it has a norm because X is assumed to be compact, and most of the spaces are Hausdorff, so we take X to be Hausdorff, you know, for many reasons, basically. Okay, now there are some प्रिलिमिनरी जो ये हम प्रूव नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है और ये लंबा चौड़ा है बहुत ज्यादा, इसके लिए तो कम से कम 1 महीना चाहिए अलग से। वो है कि dual of CX. Now what we do, now we define something called as regular. शायद तुमने ये किया होगा. Do you know what's a Borel measure? Hello, Borel sets. तुमने किया होगा ना शायद मेजर थ्योरी में. Yes sir. क्या है ना Borel sets? What is a Borel set? What are the collection of Borel sets? किसी ने बोला ना हाँ अभी. सर पढ़ा है लेकिन याद नहीं। अच्छा वही बताओ ना, याद नहीं है तो हम उसको फिर से करेंगे, तो अब याद रखना इसे। तो ये है, सो ये मेजर म्यू, देखो X इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है। अब जो मैं कह रहा हूं टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो इट हैज ऑलरेडी अ कलेक्शन। वो कौन सी है? कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, वही तो मतलब है। इसमें एक कलेक्शन ऑफ सबसेट्स हैं दैट आर स्पेशल, तभी तो टोपोलॉजी का तो वही मतलब है ना। देयर इज अ टाउ हियर। नाउ व्हाट वी डू, बोरेल सेट्स जो है, बोरेल सेट्स जो है, दे आर बोरेल सेट्स को हम कहते हैं, इट्स द, let me call it, is the smallest sigma algebra containing tau. और कभी-कभी हम इसको कहते हैं कि sigma algebra generated by open sets, तो इनको हम कहते हैं Borel sets. यानी it must contain, ये जो B है, it would contain tau and its smallest such space and it's a sigma algebra. अब तुम्हें पता है मतलब जो sigma algebra में you have got, जैसे countable union अगर है तो वो closed है ना, लेकिन अगर काउंटेबल इंटरसेक्शन है तो वो भी उसी में लाई करेगा, लेकिन ओपन सेट्स में वो नहीं होता। ओनली फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इन टाउ वुड बी इनसाइड टाउ। तो यहाँ पर जब मैं इसको बी बनाऊंगा तो इसमें फिर काउंटेबल यूनियंस वगैरह वो भी आ जाए, मतलब काउंटेबल इंटरसेक्शंस वो भी आ जाए, बिकॉज इट्स नाउ अ सिग्मा अलजेब्रा. So we take the smallest sigma algebra which contains this tau. तो उस collection of sets को, जो एक बड़ी collection होगी than the ओपन सेट्स, काफी बड़ी होगी एक्चुअली, तो उसको हम कहते हैं बोरेल सेट्स. सो बोरेल सेट्स जो है, जब बोरेल सेट्स की बात करेंगे तो वी आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट अ टोपोलॉजी, वी आर टॉकिंग अबाउट टोपोलॉजिकल स्पेस. तो इज द कलेक्शन of subsets of a topological space that is the smallest sigma algebra that contains the open sets of X. तो हमारे पास X है, so X, तो अगर X is a topological space now with a sigma algebra,
So we define a mu. If I define a measure on this sigma algebra, because measure के लिए एक sigma algebra set चाहिए मुझे define करने के लिए, तो measure में define करूँगा, which would of course be a function to the non-negative real numbers, including the infinity. जिसको कभी-कभी शायद तुम लिखते हो R star भी शायद, लेकिन मतलब ये है non-negative numbers, including the infinity, और कभी-कभी ऐसे भी तुम लिखते हो इसको. Okay, now it's a measure, means mu of phi is equal to 0, and mu for any disjoint subcollection जो भी है, ai of sets जो है, I runs from 1 to infinity is equal to, मुझे वो करना नहीं है, यानी mu of मैं क्या लिख रहा हूँ, union ai for any countable set is equal to summation mu ai, जो ना, you know that properties of measure, right? तो इस पे हम measure define करते हैं. We call it a Borel measure. So mu defined on P to 0 infinity is a Borel measure if it is a measure such that mu of k is always finite for any compact subset of x. तो इस तरह से अब हमारे पास एक मेजर स्पेस है, I had a topological space जिसपे एक tau है, अब उस पे एक sigma algebra generated by that tau है, then I have a mu, a measure defined on this P, which has this property that for any compact subset of x, the measure is finite. तो we call it a regular measure, हम इसको कहते हैं regular Borel measure. मुझे लगता है तुमने ये भी पढ़ा होगा, हम इसको regular Borel measure तब कहेंगे if measure of any open set is the supremum of all compact sets, measure of all compact sets such that k are inside O with, of course मैंने कहा with k compact, और दूसरी प्रॉपर्टी अगर ये और ये है साथ में, यानी mu of any Borel set is the infimum of the open sets which contain B. अगर ये दो प्रॉपर्टीज भी है तो we call it a regular Borel measure, ठीक है? एंड ऑफ कोर्स इसका एक कॉन्सिक्वेंस ये है इन दो प्रॉपर्टीज का, जो मैं चाहूंगा तुम सभी उसको रिवाइज करो, जो तुमने मेजर सीरीज में पढ़ा होगा वहां डेफिनेटली ये होगा. इसका एक कॉन्सिक्वेंस ये है कि mu of any Borel set can be written as supremum of compact sets such that k lie inside B with k compact for all B belonging to the B, which is the collection of Borel sets. So this was about regular Borel measures. तो रेगुलरिटी की ये तो प्रॉपर्टी है जिसकी एक कॉन्सिक्वेंस ये भी है. एक्चुअली जब मैंने मेजर पढ़ा था तो लेबिग मेजर हमने इसी तरीके से पढ़ा था, यानी यू कैन अप्रोक्सीमेट या यू कैन अप्रोच, अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं एक्स, मतलब द मेजर ऑफ एन ओपन सेट through compact sets from within and through open sets from outside, कुछ ऐसा ही. तो तुम्हारे लिए एक होम असाइनमेंट हो सकता है जिससे तुम रिवाइज करोगे कि लेबेग मेजर जो है, पता नहीं क्या है स्पेलिंग, लेबेग ऐसे है ना, लेबेग मेजर इज ए रेगुलर बोरेल मेजर. ये क्या है तुमने, मुझे लगता है डेफिनेटली ये होगा तुम्हारे मेजर थ्योरी के कोर्स में, याद आ रहा है ये तुमने किया है? अगर नहीं है तो उसको तुम रिवाइज करोगे फिर से देखो. So what we do now, और तुम्हें पता है from measure जो है it is a function from some collection of sets. Let me take power set of x, फिर इसको restrict करके measure बना देते हैं, which has certain properties, और इसकी जो domain है वो होती है non-negative real numbers including infinity.
Then we define, ये तो हुआ, then we define what we call sign measures. Sign measures जो होते हैं वो होते हैं again with the same property, measure ही होता है, लेकिन इसमें ये होता है कि it can also be negative. It would be from minus infinity to infinity. लेकिन अब इसमें यही एक condition है that it can either assume infinity, या तो infinity assume करेगा या minus infinity, दोनों इकट्ठे नहीं करेगा क्योंकि उससे गड़बड़ हो जाएगी, because you can always write it as the difference of two measures. So this is a sign measure यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये सिंपल मेजर्स. So then you can define a complex valued measure, and you can have the same thing of the on the power set of some collection of sets which has some properties like it is a simmering or a sigma algebra to the set of complex numbers. और वो हम ऐसे करते हैं, mu is equal to mu1 plus iota mu2, where mu1 and mu2 are sign measures. So I can now talk of complex valued measures on a set, on a collection of sets. ठीक है ना? So I've got a complex valued measure. Now we denote by this m sub x, the m bracket parenthesis x. It is the collection of the set of all complex valued measures. ये थोड़ी लंबी चौड़ी थियरी है, इसलिए हम इसको नहीं कर रहे हैं. Complex valued Borel measures on x. तो इसका जब मैं Borel measure की बात करूं, यानी x is already a topological space. इसमें already एक structure है, topology. So now the question is, when do we call a complex measure a Borel measure? So now mu belonging, because it's complex valued, we have defined a regular Borel measure for a measure, not a complex valued measure. A Borel measure, if modulus of mu जिसको हम कहते हैं, is a Borel measure, where mu is defined, ये थोड़ा लंबा चौड़ा है, but it has to be clear here. Mu is defined as the total variation of mu. Total variation of mu. And it means that mu of a set, it's again a measure. This is itself a measure. अगर ये complex valued है, तो it is just a measure. It won't be negative, yeah. It would be non-negative real numbers. And it is defined as supremum of summation k runs from 1 to n modulus of mu of ak. As you can see, this is a negative number, sum of non-negative numbers, so it would be a non-negative number. Where this is ak जो है, k runs from 1 to infinity, is a measurable partition of A. Measurable partition of A. By that you mean, measurable partition का मतलब क्या है कि AIs are measurable, they are disjoint, यानी पहले तो ये कि A is union I runs from 1 to n AI. AIs are measurable. Or of course, AI intersection AJ is equal to 5 if I is not equal to J. It's a disjoint measurable partition of, मतलब disjoint तो partition का मतलब ये होता है, but it's a measurable partition of A. Okay. So, हाँ, of course, it's very easy कि अगर mu measure हो, अगर mu मतलब खुद एक measure है, तो उसकी total variation वो खुद होता है. If मतलब measure का मतलब है, it's non-negative real value, it's domain, और
कॉम्प्लेक्स वैल्यूड का मेजर इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर. अगर ये पहले ही नॉन नेगेटिव है तो ऑब्वियसली दैट्स व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट इफ म्यू इज अ मेजर. अब ये मैंने इसलिए बताया कि हम एक थ्योरम यूज करने वाले हैं, लेकिन मैं चाहूंगा तुम भी फिर इसको रिवाइज करो. ये मेजर का मतलब इट्स ऑलवेज गुड, तो रिवाइज होने से वो अच्छे से दिमाग में बैठता है. ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू, हाँ अब दूसरी बात ये है, अगर मैं ये लूं अब mx जो है दिस इज कलेक्शन ऑफ और कॉम्प्लेक्स वैल्यूड मेजर्स. ये जो mx है दिस इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सो mx जो है mx इज अ वेक्टर स्पेस अंडर पॉइंट वाइज ऑपरेशंस. तुम आराम से चेक कर सकते हो, उसमें कुछ अलग से मतलब पॉइंट वाइज ऑपरेशंस का मतलब अगर μ1 एक मेजर है, μ2 दूसरा मेजर है, तो आई कैन डिफाइन μ1 प्लस μ2 by μ1 plus μ2 as a measure is just equal to μ1a plus μ12. तो अगर तुम आराम से देखोगे ये जो ये सम है इट्स अगेन अ मेजर. तो सिमिलरली अल्फा μ1 applied to this set A is equal to alpha μ1. तुम इजीली ये चेक कर सकते हो बाय द प्रॉपर्टी जो ये मेजर है तो ये भी मेजर ही होंगे. So it's a vector space and furthermore it's a normal linear space. So it's a mx is a normal linear space under the norm. Norm जो mu का है, norm of mu is defined to be total variation of the whole space of X. Now this is for all mu belonging to mx. तो अगर मैं इस तरह से मेजर डिफाइन करता हूं, सो mx जो है बन गई एक नॉर्मल लीनियर स्पेस. अब मैं फिर से याद दिला दूं, these are all complex valued regular Borel measures on X. That means X is a topological space. अब एक बहुत लंबा चौड़ा थ्योरम है जो ये बताता है हमें, एक्चुअली वो मतलब पूरी की पूरी मेजर थ्योरी उसमें लग जाती है ये प्रूव करने के लिए कि dual of Cx. Now if Cx, चलो यहाँ मैं उस थ्योरम की स्टेटमेंट अलग से लिखता हूँ. It's called the Rees representation theorem. Rees representation theorem होती है actually about the construction of these duals. Rees representation theorem वो ये है कि if X is a compact Hausdorff space, actually locally compact के लिए भी true है, लेकिन चूंकि हमारा जगह compact ही होगा आगे चल के, तो I can talk about compact Hausdorff spaces. And mu belongs to mx, that is its complex valued regular Borel measure on X. So if we define f mu as a functional on Cx, where Cx is all continuous functions on X, which is a normal linear space, to the C, if I define it to be f mu at f is just the integral of f with d mu, then you can see that f mu is linear, it's bounded linear functional. Then f mu जो है, it belongs to Cx star. It's a bounded linear functional on Cx star, and the mapping, and this mapping, this correspondence of mu with this functional f sub mu is an isometric isomorphism. तो इसको हम यूज करेंगे. By that what I'm trying to say, जैसे हमने डुअल्स बनाए थे ना, शॉर्ट में मैं कह रहा हूँ Cx का जो डुअल है वो mx है, right? Where X is a compact Hausdorff space
And of course, this correspondence works via this integral, that f mu of f is equal to integral ft. और चूंकि मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया तो यहाँ मतलब इंटीग्रेशन इज डन ओवर द सेट x. Okay, x is a compact Hausdorff of cx is continuous functions and mx are regular complex value Borel measures on this topological space x, which is compact and Hausdorff. Actually, Borel measures are not necessarily regular Borel measures. You know, mx को हमने पहले ही जो हमने डिफाइन किया था उस वक्त मैंने रेगुलरिटी की कंडीशन नहीं रखी थी, तो नहीं है रेगुलरिटी की कंडीशन. Now. So that's our start. So this would be our main theorem जो उसको हमें जब prove करेंगे तो ये हमें याद रखना है. This is the case that the representation of the dual of Cx, because Banach-Stone theorem actually is about the isometries from Cx to Cy, where x and y are these topological normal spaces that are compact in Hausdorff, and we want, it says something about the isometries from Cx to Cy. So before going ahead, can we do something else? And then you also know about the adjoint. या चलो हम इसको कल करेंगे. Let's leave it there. वैसे भी अब 3 मिनट है तो होगा नहीं. So in case तुम में से कोई जगा हुआ है तो तुम वो जरा वो मेजर थ्योरी के जो मैंने थोड़ा होम असाइनमेंट वगैरह दिए और उसको मतलब ये तुमने डेफिनेटली उस कोर्स का हिस्सा रहा होगा, ये बोरेल मेजर्स वगैरह, तो तुम उस वहां जाओगे, उसको देखोगे और चेक करोगे, पढ़ोगे उसमें से. So let me end it here.